हमारे सामने आज विचारणीय विषय है अवधी भाषा साहित्य में लोक की साधना किस रूप में प्रतिफलित हुई है। दरअसल लोक के चार अर्थ हमारे सामने हैं। लोक का एक अर्थ है यह भौतिक जगत जो परलोक और पाताल लोक दोनों से भिन्न है। भारतीय दर्शन के अनुसार ये माना गया है कि ये संसार तीन लोकों में विभक्त है, जिसको त्रिलोक कहा जाता है। ऊपर स्वर्गलोक है, नीचे पाताल लोक है, दोनों के बीच ये भूलोक है। ये लोक शब्द लोक धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है देखना। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों का रूट यानी धात्वर्थ एक ही है। जिसका अवलोकन किया जाए वो लोक है। तो लोक का एक अर्थ हुआ जिसको देखा जा सके, जो परिलक्षित हो, यानी ये भौतिक जगत। स्वर्गलोक नहीं देखा जा सकता, पाताल लोक भी दृश्यमान नहीं है। जो कुछ विश्व प्रपंच रूप में आंखों के सामने आता है वो लोक है। लोक का दूसरा अर्थ है समुदाय, जन समुदाय, जनता, या जिसको हम पब्लिक कहते हैं, मासेस के रूप में जानते हैं, जिससे लोकतंत्र शब्द बना है। लोक धारणा, लोक मान्यता, लोकाचार इत्यादि शब्द विकसित हुए हैं। तीसरा लोक वो है जो वेद और शास्त्र से भिन्न है। ऐसा माना जाता है कि चिंतन और समस्त जीवन प्रणाली द्विधा विभक्त है, दो भागों में बटी हुई है। एक जो वेद शास्त्र यानी विधि सम्मत विधान के हिसाब से चलता है, और दूसरा वो जिसके लिए अंग्रेजी में फोक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लोकमानस, जो वेद और शास्त्र से भिन्न चिंतन भी करता है और अपना एक अलग नवाचार बनाता है, जिसको कबीर ने वेद के समकक्ष लबेद कहा था। जिसको वेद और लोक या वेद और शास्त्र में विभाजित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना जो मैंने की है वो लोक वेद मति मंजुल कूला, वो वेद से भी समर्थित है, लोक से भी समर्थित है। तो यहाँ उनका लोक फोक नहीं है। फोक उस तत्व को कहते हैं जिसका रचयिता कोई व्यक्ति न हो, जो सामूहिक चिंतन की उपज हो। समवेत रूप से कुछ न कुछ लोग उसमें जोड़ते चले गए, पीढ़ी दर पीढ़ी, और एक चिंतन बन गया, एक अवधारणा विकसित हो गई। हमारे यहाँ जोर इस बात पर दिया गया है कि जो कुछ हम कहें, लिखें, सोचें, वो शास्त्र सम्मत भी हो और दूसरी वो लोक सम्मत भी हो। इसीलिए संस्कृत की एक सूक्ति बड़ी लोकप्रिय है, वेदे लोके च, यानी वेद से भी समर्थित है और लोक से भी समर्थित है, वही सर्वांगपूर्ण है। तुलसीदास कहते हैं कि कहब वेद मत, लोक मत, नृपमत निगम निचोरी। एक और वेद का भी समर्थन, दूसरी ओर लोक का भी समर्थन, और तीसरी ओर जो नृपमत है माने राजनीति, संविधान, उससे भी समर्थित। अगर कहीं कोई इसका अनुपालन नहीं करता तो उसके चिंतन में, उसके व्यक्तित्व में भी परिपूर्णता नहीं आती। एक कहावत है कि अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता, यानी भले ही शास्त्र में बहुत कुशल हो लेकिन लोकाचार से वर्जित है, वंचित है, तो वो अपूर्ण व्यक्तित्व कहा जाता है। अब यह साधना शब्द विचारणीय है। ये लोक मंगल की साधना, यूं तो बड़ा पुराना शब्द है, लेकिन एक विशेष पारिभाषिक शब्दावली के रूप में इसका बड़ी गंभीरता के साथ प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है साहित्य की लोक मंगल की साधनावस्था। वे मानते हैं कि कवि कलाकार मुख्यतः लोक मंगल की दृष्टि से दो श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। एक जो सिद्धावस्था के कवि हैं और दूसरे जो साधनावस्था के कवि हैं। साधनावस्था का तात्पर्य है जिसकी प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है, जिसकी सक्रियता बरकरार है, निरंतर नए नए प्रयोग करता हुआ चल रहा है,
और गतिशील है। गतिशील चिंतन को वर्णन करने वाला व्यक्ति साधनावस्था का व्यक्ति होता है, और जो परिपूर्णता में पहुंच जाता है, जहां इतिश्री हो जाती है, वो सिद्धावस्था का रूप होता है। वो एक तरह से अपौरुषेय होता है। अपौरुषेय माने उसका रचयिता या कर्ता कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक सामूहिक लोकोत्तर प्रज्ञा होती है। जैसे उपनिषद या वेद वाक्य, उसकी ऋचाएं, ये अपौरुषेय मानी जाती हैं। यानी किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वो भावोच्छ्वास हैं, ईश्वर के उच्छ्वास हैं, उस रूप में उनकी मान्यता है। उनसे जुड़े हुए जो ऋषि मुनि हैं, उनका जो आर्ष चिंतन है, वो सिद्धावस्था का चिंतन है। अवधि साहित्य के संबंध में जब विचार करते हैं, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यह भाषा एक और लोक से भी जुड़ी हुई है, दूसरी ओर शास्त्र से भी जुड़ी हुई है। हमारा जितना लोक वांग्मय है, जिसमें लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक नाट्य हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे, कहानूती, मसले, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे काव्य रूप हैं उसके। उसकी अपनी अलग लोक भाषा है। वो भाषा जो तत्सम शब्दों को भी लेती है, उसके तद्भव भी बनाती है, और उसमें अपने देशज शब्द भी डालती रहती है, बढ़ाती रहती है, जिसकी व्युत्पत्ति खोज पाना बड़ा कठिन होता है। न जाने किसने वो शब्द गढ़ा, और फिर समय के दौर में उस शब्द में कितने तरह के अर्थभेद पैदा हुए। कहीं अर्थ संकोच आया, कहीं अर्थ विस्तार आया, कहीं अर्थ विपर्य आया, कहीं बिल्कुल प्रतिलोम अर्थ निकलने लग गया। तो शब्दों की वो भाव यात्रा, वो अर्थ विज्ञान का विषय है। तो अवधि में इस प्रकार की शब्दावली भी प्राप्त होती है, जो एक और सीधे शब्दकोशों से जुड़ी हुई है। यानी विधिवत वे शब्द तत्सम का तद्भव रूप बनाते हुए विकसित हुए हैं, जैसे रामचरितमानस की भाषा में आपको दिखाई देता है। और दूसरी ओर जो लोकवांग्मय में है, ये शब्द कहाँ से कैसे पैदा हुए हैं और इनका अर्थ विकास कैसे हुआ है, ये बड़ी अकथ कहानी है। इसी तरह से विषय क्षेत्र में भी दिखाई देता है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक विभिन्न विषयों का समाहार किसी न किसी रूप में मिलता है। क्योंकि यह जनजीवन से जुड़ी हुई भाषा है, इसलिए इसके साहित्य में केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य की दुश्वारियां हैं, उसकी गरीबी है, उसका शोषण है, सामाजिक कुप्रथाएं हैं, साथ ही साथ तिथि त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, उनका अपना पहनावा, उनका अपना खान पान, उनके अपने रीति रिवाज, उनका जीवन सर्वस्व। तो लोक का भी एक बड़ा घनिष्ठ संबंध इस भाषा साहित्य से रहा है, और शास्त्र के भी साथ वो जुड़कर चली है। गोस्वामी जी की एक विशेषता ये है, और गोस्वामी जी से पहले कबीर में ये प्रवृत्ति दिखाई देती है कि उन्होंने लोक का एक शास्त्र बनाया था। लोक को जब मानक रूप प्राप्त हो जाता है, उसका स्थायी रूप सामने आ जाता है, तो शास्त्र बन जाता है। तो लोक शास्त्र एक बिंदु पर मिलकर एक भी हो जाते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हैं। यह साधनावस्था का तात्पर्य है कि हम जनजीवन से बहुत घनिष्ठ रूप में जुड़े रहें, उनके दुख दर्द को पूरी संवेदना के साथ पहचाने, उस यथार्थ को उसका विधेयात्मक स्वरूप देखते हुए, माने विकल्प सुझाते हुए प्रस्तुत करें, और इस रूप में प्रस्तुत करें कि वह श्रोता या पाठक या दर्शक के मन को छुए, उनके बीच साधारणीकरण पैदा करे, एक विशेष प्रकार का भाव योग स्थापित करे, जिसको शुक्ल जी ने रस दशा कहा है। तो भाव योग के माध्यम से उस रस दशा तक पहुंचे, उसका सही संप्रेषण हो, उसका गहरा प्रभाव पड़े, यही साहित्य का मूल उद्देश्य है। अवधि भाषा साहित्य में चाहे प्राचीन कालीन अवधि काव्य देखें, चाहे आधुनिक काव्य, और गद्य लेखन पर दृष्टि डालें, आपको एक विशेषता दिखाई देगी कि यह कृत्रिम भाषा साहित्य नहीं है, जनजीवन से बहुत गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ साहित्य है, अनुभूति जन्य है। ये आंखों देखा सत्य है, जिसको कबीर ने कहा था कि हम आंखिन देखी बात कह रहे हैं, कागज की लेखी नहीं। गोस्वामी जी ने भी वही दावा किया है, मैं यह निज आंखिन देखी। ऐसा लगता है कि कबीर के साथ साथ वो जवाब देते हुए चल रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो भी कल्पित नहीं है, वो भी अनुभूत सत्य है।
तो इस अनुभूति सत्य को अधिकाधिक प्रकाश में लाना और इसको अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा देना, यही सच्चा कवि कर्म है। उसी दिशा में अग्रसर होने से भाषा और साहित्य का विकास होगा।